नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे डिटेल्ड पीवाईक्यू सॉल्यूशन या पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन ऑफ सीयूईटी 2022 का जो पेपर हुआ था, उसमें आज अपन लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अपना ये अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स चल रहा है, उसमें पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी एक सीरीज है। तो अभी 2022 का जो पेपर हुआ है, उसके सारे का सारा पेपर सॉल्यूशन है वो यूट्यूब पे ही अवेलेबल रहेगा। और अगर आप लोगों को ये वाली जो पीडीएफ है जिसमें इसके सॉल्यूशन भी रहेंगे और ये क्वेश्चंस हैं, अगर ये लेनी है तो आप इसके लिए टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential मैथमेटिक्स वहाँ से भी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और गूगल प्ले स्टोर पे एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो उसके स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे भी ये पीडीएफ फाइल आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो टोटल वो लीनियर अलजेब्रा से वो 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। उस 9 में से आज अपनी क्लास में 5 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जब सीयूईटी की आंसर की आई थी उस टाइम में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी कि सर आंसर को क्लेम कैसे करना है, तो उस टाइम पे भी मैंने 1-2-4 क्वेश्चन है वो सोल्व करवाए थे। बट अपन एक बार पूरा पार्ट है वो कंप्लीट यहाँ पे भी देख लेंगे। तो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। सारे कॉन्सेप्ट अपन ने लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी लेक्चर में कवर करें, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी है, आपको वहाँ पे असाइनमेंट भी मिले होंगे। तो जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो अपने डायमंड मेंबरशिप के मेंबर हैं, उनसे तो क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं, पर फिर भी अपन ये सारे क्वेश्चन एक बार पूरे कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब ये एक एक करके अपन ये 5 क्वेश्चन है डिटेल्ड एनालिसिस देख लेंगे, कौन से कॉन्सेप्ट पे कैसा कॉन्सेप्ट बन सकता है, कैसे पूछ सकता है, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये कि लेट द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 0 2 2 क्रॉस 2 की एक आइगन मैट्रिक्स दे रखी है, बी रिटर्न इन द फॉर्म कि इसके दो, आपको पता होगा कि जैसे अपन ने पढ़ा था कि अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है तो उसकी n आइगन वैल्यू होती है और हर आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग अपन को आइगन वेक्टर मिलता है। तो इसने बोला कि इस मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर है वो इस फॉर्म में रिटर्न है। इसको अगर आप x1 बोलते हो, इसको अगर आप x2 बोलते हो, तो इसके दो आइगन वेक्टर दे रखे हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, यहाँ पे एक a है और एक b है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स a अगर n क्रॉस n की, अपना डिटेल एनालिसिस बोलने का मतलब ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा होगा उस कॉन्सेप्ट को अपन सीखने की कोशिश करेंगे। कोई मैट्रिक्स ए है, अगर x उसका आइगन वेक्टर है, लेमडा उसका आइगन वैल्यू है, तो अपन लिखते हैं ax इक्वल्स टू लेमडा एक्स, और वी कैन राइट इट एज a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल्स टू 0, और ये डिटर्मिनेंट 0 करते हैं। और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन से होता है। अपन को पता है कि इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 होगा, और वहाँ से अपन को क्या मिलती है, आइगन वैल्यूज मिलती है। बट ये जो मैट्रिक्स गिवन है आपको दिख रही है कि 2 क्रॉस 2 की डायगोनल मैट्रिक्स है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि a इक्वल्स टू 1 2 0 2 हैज आइगन वैल्यूज आर, इसकी आइगन वैल्यूज क्या है, लेमडा 1 इक्वल्स टू 1 है एंड लेमडा 2 इक्वल्स टू 2। इसकी दो ही आइगन वैल्यू है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू आ गई इसके पास 2। अब अपन निकालते हैं आइगन वेक्टर। लेट x1 बी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग लेमडा 1 इक्वल्स टू 1। तो अपन ये कंडीशन लगाएंगे a माइनस लेमडा 1 आई एक्स इक्वल टू 0, और x है वो इस फॉर्म का है, तो अपन ऐसे लिख देते हैं a माइनस लेमडा आई 1 करेंगे तो 1 में से सपोज दैट इज a माइनस लेमडा 1 आई इंटू x1 इक्वल्स टू 0, जहाँ पे मैं x1 को मान लेता हूँ वो कुछ इस प्रकार से x1 y1। तो अपनी जो इक्वेशन बनेगी वो इस टाइप से बन जाएगी 0 2 0 1 x1 y1 इक्वल्स टू 0 0। ये वाली मैट्रिक्स अपन की ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ से ये मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आप सीधा भी लिख के करेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। a माइनस लेमडा आई, इसमें से आपको लेमडा 1 घटाना है आई, यानी कि लेमडा 1 इंटू आई करेंगे तो ये 1 जाएगा 0, यहाँ से 1 बच जाएगा। और अब इस इक्वेशन को अगर आप इस मैट्रिक्स को से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से आपको मिलेगा 2y1 इक्वल्स टू 0 और y1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको एक पता चल रहा है कि y1 की वैल्यू तो क्या होगी, 0 होगी। तो जो अपना x1 आइगन वेक्टर था, जो अपन ने x1 y1 की फॉर्म में माना था, उसमें अपने पास y1 की वैल्यू 0 आ रही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो पहला आइगन वेक्टर x1 इक्वल्स टू x1 0 इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि ये जो x1 है वो x1 फ्री है। यहाँ पे जो x1 है वो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। x1 हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी चॉइस, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये आइगन वेक्टर है वो इन्फाइनाइटली मैनी हो सकता है, पर सिंप्लिसिटी के लिए अपन ले लेते हैं लेट x1 इक्वल्स टू 1 चूज कर लेते हैं। तो अपना जो पहला आइगन वेक्टर है वो x1 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा,
1 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लिख रखा है पहला आइगन वेक्टर तो 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इतना पता चल गया कि ए की वैल्यू तो क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमको चेक करना है इस बी की वैल्यू क्या होगी। और अपन एक चीज़ ये भी जानते हैं कि अगर लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x1 है, लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग अगर x2 है, तो x1 एंड x2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं। तो ये जो लीनियर और लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं x2 के करस्पॉन्डिंग, सॉरी लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x2। तो अपन उस केस में क्या करेंगे, a माइनस लेमडा 2i x2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे अपन x2 को x2y2 मान लेंगे। जब a में से घटाएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास -1 2 0 0 और x2y2। तो यहाँ से इक्वल्स टू अगर अपन 0 0 करेंगे तो अपने पास इक्वल्स निकल के आती है माइनस का ऑफ x2 प्लस 2y2 इक्वल टू 0 और वी कैन से दैट x2 इक्वल्स टू 2y2। तो ये रिलेशन निकल के आ गया। अब आप देखो, आपको ये जो x2 दे रखा है गिवन क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, x2 को इस फॉर्म का है, 1, b फॉर्म का है। तो ये x2 दे रखा है 1, b फॉर्म का। और ये अपन ने माना है क्या है, ये अपन ने माना है x2, y2 वाली फॉर्म मानी है। इसका मतलब x2 की वैल्यू जैसे आप 1 पुट करते हो, लेट x2 इक्वल, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे x2 और y2 कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, इसके पास इन्फाइनाइटली मैनी चॉइस है। इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स A है और उसकी कोई लेमडा 1 आइगन वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग अगर x1 एक आइगन वेक्टर है, तो अपन बोल सकते हैं कि इसके पास इन्फाइनाइटली मैनी आइगन वेक्टर होंगे। जैसा कि आगे क्वेश्चन आएगा, तो उस पूरे क्वेश्चन का आंसर है वो इसी क्वेश्चन में छिपा है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दिखने में और एकदम सिंपल है भी, बट एक आगे क्वेश्चन और है इसी पेपर में, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो वो क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर देंगे। तो इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करने का पीछे लॉजिक ये कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो x2 की वैल्यू जैसे आप 1 पुट कर देंगे तो यहाँ से y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो जो अपना x2 आइगन वेक्टर आएगा वो ऐसा बन जाएगा 1 और 1/2। इसका अगर अपन कंपेयर करते हैं 1 और b से, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। a की वैल्यू अपन पहले निकाल चुके हैं, 0 आ रही है। तो यहाँ पे अपन से पूछा गया कि a प्लस बी क्या होगा, तो a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे इसका आंसर a प्लस बी की वैल्यू 1/2 आई। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको नोटिस करनी है। पहले ये कि अगर लेमडा 1 और लेमडा 2 आइगन वैल्यूज हैं, उसके करस्पॉन्डिंग x1 और x2 आइगन वेक्टर हैं, तो x1 और x2 कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, एक बात। दूसरी बात ये, अगर कोई मैट्रिक्स है उसके करस्पॉन्डिंग लेमडा 1 आइगन वैल्यू है, उसका अगर एक आइगन वेक्टर x1 एग्जिस्ट करता है, तो अपन बोल सकते हैं कि उसके पास इनफाइनाइटली मैनी आइगन वेक्टर होंगे। बट अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि इनफाइनाइटली मैनी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्या, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट उतने होंगे जितनी उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ये सब बातें अपन अपनी थ्योरी क्लास में कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि a इक्वल टू दिस देन द डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर प्लस a इज। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन में आपको कोई लगभग 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे इजीली करवाए होंगे, क्लास में भी और असाइनमेंट में भी डाले होंगे। तो एप्लीकेशन पे असाइनमेंट अवेलेबल है, वहाँ पे भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो देखो ये a कैसी है, a इज डायगोनल मैट्रिक्स, दिख रही है आपको, डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स आइगन वैल्यू अपन पढ़ चुके हैं। वैसे बोल सकते हैं कि a हैज आइगन वैल्यूज आर लेमडा 1 इक्वल्स टू 1, लेमडा 2 इक्वल्स टू 2, लेमडा 3 इक्वल्स टू 3। ये तो a की आइगन वैल्यू है। अपन निकाल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस a की आइगन वैल्यू क्या होगी, ये पुट कर दो, a स्क्वायर प्लस a हैज आइगन वैल्यूज आर, इसके पास आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3। अपन को डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, जिसका मतलब आपको अगर a स्क्वायर प्लस a की आइगन वैल्यू पता लग जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने क्या करा कि इसकी आइगन वैल्यू क्या बन जाएगी, ये तो 2, ये बनेगी 6 और ये बनेगा 9 और 13 12। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस a की आइगन वैल्यूज कितनी आ गई, 2 6 और 12। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर प्लस a विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू 144। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर 144, थर्ड वाला ऑप्शन। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ए की आइगन वैल्यू पता है, आप a स्क्वायर प्लस a की निकाल लो, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इतना काम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
सारे क्वेश्चन अगर आपने थ्योरी लेक्चर ढंग से देखे हैं तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है कि फॉर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स in a group G. If ABC belongs to G are such that AB equal to AC, then B equal to C. In the ring R4, AB belongs to R, A plus B square equals to A square plus B square plus AB plus B. Every integral domain is filled. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो फोर्थ ऑप्शन, ये जो ई वाला ऑप्शन है वो रॉन्ग होगा। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि रिजल्ट ये होता है एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज रिंग, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। एक्चुअल रिजल्ट ये होता है कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। हर इंटीग्रल डोमेन का फील्ड होना कोई जरूरी नहीं है, दैट्स वाई ई ऑप्शन इज रॉन्ग। डी ऑप्शन अगर अपन रिंग थ्योरी पढ़ेंगे फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे इसका। तो ये क्या बोलता है कि ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी विच विल इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। अगर यहाँ पे वो ऐसे बोलता कॉम्यूटेटिव रिंग, यानी कि रिंग में कॉम्यूटेटिविटी होल्ड होती, तो अपन ए बी और बी ए को क्या कर दोनों इक्वल कर देते और उसको 2ab या 2ba लिख देते। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखा है इन द रिंग, और हर रिंग का कॉम्यूटेटिव होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव आर है। रिंग बोलने का मतलब है कि आर प्लस तो कम्यूटेटिव होगा, बट आर स्टार डॉट का कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है। इसलिए ए बी इक्वल्स टू बी ए हर केस में होल्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है, या ए बी नोट इक्वल्स टू बी ए हो या ए बी नोट इक्वल टू बी ए हर केस में हो ऐसा जरूरी नहीं है। दैट्स वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो डी तो करेक्ट है और ई रॉन्ग है, इसका मतलब डी तो आएगा ही आएगा, ई नहीं आएगा। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें डी आ रहा है और ई, तो इसका मतलब इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अब पहले दो ऑप्शन को देख लेते हैं कि ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक। कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक तब कहलाती है जब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ जाए, ए आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ए को इसने रिप्लेस कर दिया ए ट्रांसपोज ए, तो ए ट्रांसपोज ए होल ट्रांसपोज निकालेंगे। और अपन ये जानते हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल्स टू हो जाता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो विच इज इक्वल्स टू बनेगा ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए आ जाता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ए और इसका ट्रांसपोज लिया तो वापस से क्या आ रहा है, यही मैट्रिक्स आ रही है। या इसको अगर आप बी बोल दो, बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू वापस से क्या मिल गया, बी मिल गया। तो बी कैसी मैट्रिक होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक, यानी कि ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि फॉर ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। दूसरा बोलता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक है। अब इसके लिए भी चेक कर लो कि इसके लिए क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज और इसका पूरे का ट्रांसपोज लेंगे तो वो बनेगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस ए। और मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी कर दो या बी प्लस ए कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, विच इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मुझे ये रिजल्ट मिल गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का अपन ने वापस से ट्रांसपोज लगाया तो अपने पास ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आ गया। दैट्स वाई दिस मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक। तो अपन बोलते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। तो ए बी करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। ये बोलता है इन ए ग्रुप जी इफ ए बी सी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी देन बी इक्वल टू सी, यानी कहने मतलब कैंसिलेशन लो होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आपको पता है कि ग्रुप है, तो ग्रुप है तो जी कोई भी ऑपरेशन होगा तो ये क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ए स्टार बी क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा, ए स्टार बी एसोसिएटिविटी सोल्व करेगा, ए इनवर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और आपको दे रखा है ए बी इक्वल टू ए सी। जब आपको पता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आप ए इनवर्स दोनों तरफ ऑपरेट करा दो, ए इनवर्स ए बी इक्वल्स टू ए इनवर्स ए सी, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू सी। तो यानी कि कैंसिलेशन लो यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। तो अपने ऐसा बोल सकते हैं कि इन दिस केस कैंसिलेशन ला होल्ड, दैट्स वाई सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। तो ए बी सी डी चारों करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इतनी बात समझ में आ गई कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, फील्ड होता है। दैट्स वाई ए ऑप्शन इज रॉन्ग। और रिंग का कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है हर केस में, यहाँ पे कैंसिलेशन लो होल्ड हो जाएगा। और ये दोनों मैट्रिक्स क्या कर रही हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रही हैं, इसलिए ए बी सी डी करेक्ट हो गए। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा, सारी क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आ गए होंगे। अपन ने थ्योरी लेक्चर में जो लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट है पूरे ढंग से कवर करा है। इसी प्रकार से अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी पूरा कवर हो चुका है और एलपीपी भी कवर हो चुका है।
कॉम्प्लेक्स का लगभग 1-2 लेक्चर बचा है और ग्रुप थ्योरी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो वो लेक्चर देखने के बाद अगर आप पीवाई की सोल्व करते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इसमें गलतियाँ करी हैं। अब इसमें गलतियाँ क्या करी हैं वो देखने वाली बात है। गलतियाँ ये होती है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज असरेशन एंड सेकंड इज रीजन। ठीक है, पहला असरेशन ऐसे बोलता है अपन को, कथन कारण वाली बात है कि लेट W1 एंड W2 बी एनी टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, देन W1 इंटरसेक्शन W2 इज आल्सो ए सब स्पेस। और इसका रीजन बोलता है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए सब स्पेस ऑफ W ऑफ V विथ एनी अदर सबसेट U ऑफ V दैट कंटेन्स जीरो बार। ये जीरो बार बोलने का मतलब है कि जीरो एलिमेंट को डिनोट करे। जैसे मान लो कोई ग्रुप G होता है तो उसमें अपन आइडेंटिटी एलिमेंट को E से डिनोट करते हैं ना, और जैसे मान लो अपने Z+ लेते हैं तो वहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो हो जाता है। बट कोई अदर ग्रुप है उसको जीरो एलिमेंट बोल दो, आइडेंटिटी एलिमेंट बोल दो, इसको इसने जीरो बार बोला है। ये जीरो बार क्या है? V का जीरो एलिमेंट है, दैट कंटेन्स जीरो इज अगेन ए सब स्पेस ऑफ ए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने क्या करा, इसका आंसर पहला करा। जिन्होंने पहला नहीं करा उन्होंने दूसरा करा, बट इसका आंसर एक्चुअल में तीसरा होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन पे जब आंसर किया तब भी बोला था कि इसका आंसर गलत दे रखा है या किसी को डाउट था, तो इसका आंसर होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो जिनको आंसर से मतलब था उनका काम यही हो गया, इसका आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला बोलता है W1 एंड W2 बी एनी टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस है। V आपका कोई सब स्पेस है, W1 W2 इसके दो सब स्पेस है। जब आपको पता है कि W1 इंटरसेक्शन W2 करेंगे तो वो हमेशा W1 में भी कंटेन होगा और W1 इंटरसेक्शन है वो W2 में भी कंटेन होगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं जब ये सब स्पेस है, ये सब स्पेस है, तो और जो प्रॉपर्टी W1 को फुलफिल हो रही है वो प्रॉपर्टी W1 इंटरसेक्शन W2 के लिए भी हो जाएंगी। जो W2 के लिए हो रही है वो W1 इंटरसेक्शन W2 के लिए भी हो जाएंगी। और ये दोनों कैसे हैं? सब स्पेस हैं। जब ये सब स्पेस की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहे हैं और ये इन्हीं का मेंबर है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं। और वैसे अपन ने प्रूफ भी करा है कि W1 इंटरसेक्शन W2 ग्रुप भी होता है, सब ग्रुप भी होता है, सब रिंग भी होता है, फिर सारी चीज़ें फुलफिल कर देता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑलवेज ए सब स्पेस। यूनियन का होना जरूरी नहीं है, यूनियन सब स्पेस तभी बनता है, W1 यूनियन W2 सब स्पेस तभी बन पाएगा जब W1 या तो W2 में कंटेन होगा या W2 कंटेन होगा W1 में। अदरवाइज यूनियन का सब स्पेस होना कोई जरूरी नहीं है। इन्हीं केसेस में क्या होता है, यूनियन सब स्पेस होता है, बट इंटरसेक्शन हमेशा क्या बनाता है? सब स्पेस बनाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका क्या है? करेक्ट है, यानी कि असरेशन तो हमेशा करेक्ट है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है दूसरा स्टेटमेंट कि इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस W ऑफ V विथ एनी अदर सबसेट U ऑफ दैट कंटेन्स जीरो इज अगेन ए सब स्पेस ऑफ V। इस क्वेश्चन को आपको ढंग से समझना है। ये मैं पहले सोल्व करा चुका हूँ आपको। अगर आप YouTube पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देखेंगे एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे, तो वहाँ पे CUET 2022 पेपर सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सोल्व मिलेगा। क्या है कि जैसे V आपको सब स्पेस दे रखा है, जैसे मैं दे देता हूँ V इक्वल्स टू R2 ओवर R। R2 ओवर R आपको पता है कि 2 डायमेंशनल सब स्पेस होता है, पूरा 2D प्लेन होता है। ठीक है, और इसने बोला W इज ए सब स्पेस, इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस W क्या है यहाँ पे? U का सब स्पेस है, W तो है V का सब स्पेस और U इज सबसेट ऑफ V। तो कोई सब स्पेस W हो जाते हैं। आपको पता है R2 और R के पास इनफाइनाइटली मेनी सब स्पेस है। एक क्वेश्चन ये भी है कि R2 और R के पास वन डायमेंशनल सब स्पेस कितने होंगे? तो R2 और R के पास वन डायमेंशनल सब स्पेस इनफाइनाइट होंगे। ये वाला सब स्पेस भी वन डायमेंशनल है, ये वाला भी वन डायमेंशनल है, ये वाला भी वन डायमेंशनल है, ये भी वन डायमेंशनल है, इनफाइनाइट बनेंगे। तो मैंने क्या करा, लेट W इज इक्वल्स टू वो सब स्पेस है x, 0 सच दैट x बिलोंग्स टू R, यानी कि पूरा क्या आ गया? x एक्सिस ही आ गया, इज ए सब स्पेस ऑफ V। ये V का सब स्पेस आपको दिख रहा है अच्छे से, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, सारी प्रॉपर्टी फुलफिल कर देंगे। वैसे भी पता है कि x एक्सिस है तो V का सब स्पेस तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं किस चीज़ की? U इज ए सबसेट ऑफ V कंटेनिंग जीरो एलिमेंट, कंटेनिंग जीरो एलिमेंट। मैंने V लिया R2 ओवर R, तो U में एटलीस्ट ये मेंबर तो आएगा ही आएगा 0 0, क्योंकि हियर जो गिवन कंडीशन है उसमें 0 बार क्या है? 0,0 है, ये 0 बार है, तो U में 0,0 तो आएगा। मैंने ले लिया एक एलिमेंट और 1,1, ये ले लिया मैंने, सबसेट ऑफ V। तो गिवन क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। गिवन क्वेश्चन में ऐसा बोला कि इंटरसेक्शन सब स्पेस ऑफ W ऑफ V, एक W सब स्पेस ले लिया, एनी अदर सबसेट U ऑफ V, एक सबसेट ले लिया, कंटेनिंग जीरो एलिमेंट। अब U और W का इंटरसेक्शन करना है, तो आप क्या लिख लेंगे? W इंटरसेक्शन U।
अब आप ये देखिए कि डब्लू तो पूरा एक्स एक्सिस है, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है पूरा, और यू में सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो एलिमेंट आ रहा है। इसमें कलर चेंज कर देता हूँ, यू में एक तो ये जीरो एलिमेंट आ रहा है यहाँ वाला, और एक आ रहा है यहाँ पे कहीं कोई 1,1, और ये है 0,0। ये दो एलिमेंट आ रहे हैं यू में। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो तब भी क्या आएगी, दो एलिमेंट ही आएंगे, 0,0 एंड 1,1। तो अब अपन को चेक करना है कि ये सब स्पेस है या नहीं। तो आप देखते ही बोल सकते हो कि सब स्पेस नहीं है। सब स्पेस क्यों नहीं, आपको पता है कि 1,1 बिलोंग्स टू W इंटरसेक्शन U, बट 2 इंटू 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू W इंटरसेक्शन U। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन फुलफिल नहीं हो रहा। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 1,1 प्लस 1,1 विच इज इक्वल्स टू 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू W इंटरसेक्शन U। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है, एक्सटर्नल कंपोजिशन ही फुलफिल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज W इंटरसेक्शन U इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ V, इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ V। तो ये क्या नहीं है, V का सब स्पेस नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन ही गलत है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन और इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन की तो बात ही अलग होगी। तो दैट्स वाई A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि A तो करेक्ट है, R फॉल्स है। तो इसमें देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि इंटरसेक्शन तो सब स्पेस होता है, बट अगर आप एक तो लेते हो सब स्पेस W, दूसरा लेते हो सबसेट जो जीरो को कंटेन कर रहा है, तो उसका सब स्पेस होना कोई जरूरी नहीं है। बट आप लोगों ने सोचा होगा कि यार इसमें तो जीरो कंटेन कर रहा है, जीरो बार लिखा है, तो इंटरसेक्शन सब स्पेस बना ही देगा, बट ऐसा नहीं है। इसलिए तुक्के मारे तो भी थोड़ा दिमाग लगा के तुक्के मारे ताकि सही होने के चांसेस बढ़े। सो आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का समझ आएगा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि अपन इतना एग्जाम में सोच नहीं पाते हैं, इतना कम टाइम होता है कि आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें इतनी जल्दी से दिमाग में नहीं आती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आप कुछ लोगों को यही क्वेश्चन आते हैं कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, ये क्वेरी है। अगर ये क्वेरी है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपन इस क्वेरी को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और उसमें थ्योरी लेक्चर हैं, उसमें हर टॉपिक का क्या दे रखा है, आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। उस असाइनमेंट में 40 से 50 क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं, जो टॉपिक क्लास में हुआ उसी के अकॉर्डिंग है, और वही क्वेश्चंस कैसे हैं जो आपके सिलेबस में मेनली फोकस किए जा रहे हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो विथ टाइमर। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन का आंसर है ना वो 26 वाला जो क्वेश्चन था ना 1202, अगर ये क्वेश्चन आपको ढंग से समझ आ गया तो इसका आंसर इसी क्वेश्चन में छिपा है। One is labeled as assertion and second is the reason. If a real matrix has one eigenvector, then it has an infinite number of eigenvector. रीजन क्या बोलता है, स्केलर मल्टीपल ऑफ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इज आल्सो एन आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखो पहले तो इसका रीजन ही देख लो, आप यहाँ से देखो रीजन। अगर रीजन देखिए, मान लो जैसे ये ए मैट्रिक्स है मेरी, जो अपन ने पहले क्वेश्चन में देखा 0 2, इसके आइगन वैल्यू क्या है, λ1 = 1 एंड λ2 = 2। ये क्या बोलता है, स्केलर मल्टीपल ऑफ एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज आल्सो स्केलर मल्टीपल, यानी कि आप कहने का मतलब ये कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 2λ1 और 2λ2 यानी कि 2 और 4, कि ये भी इसके आइगन वैल्यू है। तो अपन बोल देंगे नहीं है भैया, λ1 और λ2 इसके आइगन वैल्यू है, बट 2λ1 और 2λ2 इसके आइगन वैल्यू नहीं है। तो स्केलर मल्टीपल का आइगन वैल्यू होना कोई जरूरी नहीं, होता ही नहीं है। तो ये तो क्या होगा, गलत हो गया, इसका मतलब रीजन तो गलत है। अब ऐसा देखो कौन सा है जिसमें रीजन गलत है, तो भैया एक ही ऑप्शन, ये बोलता है आर इज करेक्ट, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब आर करेक्ट तो पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बोलता है आर इज नॉट करेक्ट, और ये वाला बोलता है आर इज करेक्ट, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर भी थर्ड होगा कि ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि आर तो करेक्ट नहीं है, यानी कि आइगन वैल्यू का स्केलर मल्टीपल आइगन वैल्यू हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आइगन वैल्यू है वो अगर है कोई मैट्रिक्स की तो उसका स्केलर मल्टीपल करेंगे तो आइगन वैल्यू होना कोई जरूरी नहीं है। पहला ऑप्शन बोलता है इफ रियल मैट्रिक्स हैज वन आइगन वेक्टर देन इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर। अब इससे रिलेटेड मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। जैसे अपन ने देखा था कि a माइनस लेमडा आई x1 = 0 करा था, तो अपने पास जो x1 था वो कुछ इस प्रकार से आ रहा था, x1, 0, और मैंने बोला था कि x1 बिलोंग्स टू r। अपन इसी क्वेश्चन को सोल्व करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। बस आपको अब देखो इस क्वेश्चन से इसका आइडिया मिल गया। तो जिस किसी को कॉन्सेप्ट पता था उसने ये भी सही करा और ये भी सही करा, तो उसने क्या लिए 8 नंबर लिए। कहाँ से लिए, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से। और मैंने आइगन वैल्यू लिखाई, आइगन वेक्टर तो वहाँ पे 2 नोट लिखाए थे कि अगर λ1 और λ2 आइगन वैल्यू हैं, उनके करस्पॉन्डिंग अगर x1 एंड x2 आइगन वेक्टर हैं, तो x1 एंड x2 कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। एक नोट तो ये था। दूसरा ये दिखाया था कि अगर a माइनस λi x = 0 है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी उतनी ही होगी
जितने एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे। तो ये तो बोलता है कि अगर कोई आइगन वेक्टर है तो उसके पास इन्फाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर होंगे। तो यहाँ से आप सोच सकते हो कि x1 की वैल्यू एक बार आप 1 ले लो, एक बार आप x1 की वैल्यू 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, तो इन्फाइनाइट चॉइस है। इसका मतलब इसके पास क्या हो गए, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर हो गए। यानी कि आपके पास अगर x1 की वैल्यू ये आ रही है x1 0, आप थोड़ा सहूलियत के लिए x1 इक्वल्स टू 1 चूज कर लेते हो, x2 इक्वल टू 2 चूज कर लेते हो, x2 इक्वल टू 3, या मैं x इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूँ, a बोल सकता हूँ, a बिलोंग्स टू r है। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, a0 आ रही है। तो अब ये वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो जाएगी, a के पास इन्फाइनाइट चॉइस है, तो अपन बोल सकते हैं कि इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर। बट अगर वही इसी क्वेश्चन में क्या कर देता, थोड़ा सा चेंज कर देता, चेंज क्या करता, वो यहाँ पे ऐसा लिख देता कि इफ ए रियल मैट्रिक्स हैज वन आइगन वेक्टर देन इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, देन ये वाला गलत हो जाता। बट अभी के लिए क्या है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर उतने ही होते जितनी इसकी लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग, अगर आपका आइगन वेक्टर x1 है तो लेमडा 1 के जितनी क्या होती, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती, उतने ही आपको लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलते, आइगन वेक्टर मिलते हैं, जो कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसलिए यहाँ पे इसने बोला कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर होंगे, बिल्कुल करेक्ट बात है। बट अगर वैसा बोलता था ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, उस केस में क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो उस केस में दोनों गलत हो जाते, तभी इसने क्या लिखा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर। सो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 अपन ने अभी कर लिए, 4 क्वेश्चन और पूछे बाकी हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू उनको सोल्व कर लेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखा है। और अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल @exponential mathematics पे पूछ सकते हैं, और वहाँ पे मैंने एक आईडी भी दे रखी है, तो आप वहाँ पे भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा। किसी भी कमेंट में, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट होता है वो जरूर पूछे, इस डाउट का आपको रखना नहीं है। एंड आई होप दिस वीडियो एंड दिस डिटेल एनालिसिस इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।